कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। आज हम उसका पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप पहले भी वाकिफ रहे हो, आपने अपने इतिहास में भी ये सब पढ़ा होगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा जिस दिन हमें आज़ादी की घोषणा की गई थी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए बेटा उन्होंने जो भाषण दिया था वह भाषण जाना जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसका मतलब होता है बेटा आजादी रूपी दुल्हन से हम एक बहुत लंबे इंतजार के बाद आज भेंट करने जा रहे थे। जैसा कि आप जानते भी हैं कि 200 वर्ष की गुलामी के बाद कितने शहीदों ने अपना रक्त बहाया था, तब हमें जाकर आजादी मिली थी। और आज हम उस आजादी रूपी दुल्हन से मिलने जा रहे हैं। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए। अब दूसरी बात बेटा, अब जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, हमारे बहुत सारे ऐसे सपने थे जो हमने सोच रखा था, लेकिन दो ऐसी बातें थी जिस पर सभी नेताओं की सहमति थी और वह थी लोकतंत्र को कायम करना। यानी ये पहले से हमने तय कर लिया था कि आजादी के बाद हम अपने देश में लोकतंत्र को लेकर आएंगे। और दूसरी जो सहमति थी वो थी बेटा विकास, यानी एक ऐसा विकास करना चाहते थे जिसका फायदा समाज के सभी वर्गों को मिले, खास तौर पे जो दलित और कमजोर वर्ग थे उनका कल्याण करना। ये सरकार ने पहले ही सोच रखा था कि इन लोगों का कल्याण करना, इन लोगों की स्थिति में सुधार लाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा। अब बात करते हैं बेटा हम 1947 की। ये 1947 का जो वर्ष रहा वो बेटा भूतपूर्व हिंसा और विस्थापन के लिए जाना जाता है। भारत जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ था बेटा, तब तक शायद ही कोई देश ऐसा था जो इन परिस्थितियों में आजाद हुआ था। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि हम आजादी का जश्न मनाएं या फिर विभाजन का दुख मनाएं। और सिर्फ विभाजन ही नहीं, विभाजन से उत्पन्न जो हिंसा थी, जो विस्थापन हमें देखने को मिल रहा था, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी साबित हुआ था। अब बात करते हैं बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है 3 चुनौतियां। यानी स्वतंत्र भारत के सामने बेटा उस समय 3 चुनौतियां थी। अब चुनौतियां किसे कहते हैं, चुनौती होती क्या है, क्या होता है चैलेंज बेटा? चुनौती का अर्थ होता है वे मुश्किलें जिन पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ना चुनौती भरा है, यानी कि मुश्किल जरूर है लेकिन हम उस पर चढ़ सकते हैं। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के सामने अभी 3 प्रमुख चुनौती थी। पहली और जो तात्कालिक चुनौती थी वो थी एकता के सूत्र में बंधे रहने की, टू शेप अ नेशन। यानी कि भारत बेटा अभी आजाद हुआ था और हम सभी जानते थे कि हमारा देश था वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश था। अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोली, पहनावा, यानी इतनी अधिक विभिन्नताएं जहां हमें भारत में देखने को मिलती है, शायद ही विश्व का कोई एक ऐसा देश होगा जो इतनी विभिन्नताओं से भरा होगा। अब इतनी विभिन्नता से भरे देश का ज्यादा समय तक एकजुट रहना उस समय सभी देशों को मुश्किल लग रहा था। और वैसे भी भारत जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ था तो उसे देखकर तो 100% यही कहा जा रहा था कि बेटा आगे आने वाले दिनों में भारत पता नहीं कितने टुकड़ों में बंट जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले इसी चुनौती से लड़ना था कि अब एक बार तो हम विभाजन को देख चुके हैं, लेकिन अब भारत का आगे और टुकड़े नहीं होंगे, हमें किसी तरह से इस एकता को बनाए रखना है। और आपने देखा भी बेटा कि भारत विभिन्नताओं से भरा देश है, लेकिन विभिन्नता में एकता ये भारत की एक प्रमुख विशेषता है। यानी कि हम इस चुनौती में कैसे सफल रहेंगे। दूसरी जो बेटा चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को कायम करने की। अब ये बात हमने पहले ही आजादी से पहले ही तय कर ली थी कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक शासन के तरीके से चलाएंगे।
अब देश में लोकतंत्र को कायम करना, इसके लिए बेटा देश में चुनाव करवाना, और जब हमने चुनाव करवाए थे तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर देश में चुनाव करवाए गए थे। तो ये सारी चीजें भी उस समय की स्थिति को देखते हुए भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। केवल लोकतंत्र को ही कायम नहीं करना, बल्कि नागरिकों को मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारी चीजें हमें इन कठिन परिस्थितियों में कैसे लागू करना है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जो तीसरी चुनौती थी वो थी बेटा समुचित विकास, यानी कि हम एक ऐसा विकास करना चाहते थे जिससे समूचे समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। खास तौर पे बेटा उस समय जो दलित लोग थे, जो कमजोर वर्ग थे, हमें उनके उत्थान के लिए कार्य करना था। तो इसके लिए हमारे देश में जहाँ संविधान में नागरिकों को हमने केवल मौलिक अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए भी सरकार समुचित लोगों का, समुचित समाज का विकास करना चाहती थी। तो ये थी स्वतंत्र भारत की 3 प्रमुख चुनौतियां, एकता के सूत्र में बंधे रहने की, लोकतंत्र को कायम करने की, और तीसरा एक ऐसा विकास जिससे समुचित समाज का भला होता हो, ना कि कुछ एक तबकों का। अब हम करते हैं बेटा अपने विभाजन की बात कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। अब भारत के विभाजन के बेटा कोई एक कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण थे, ठीक है। लेकिन उस समय जो भारत के विभाजन के लिए जो एक कारक था, जो बहुत जिम्मेदार था, वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसे हम 2 नेशन थ्योरी भी कहते हैं। क्या था ये 2 नेशन थ्योरी बेटा? ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी मुसलमानों के हितों के लिए। अब मुस्लिम लीग का मानना ये था कि भारत एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, यानी भारत में हिंदू और मुसलमान 2 कौम के लोग रहते हैं, और भारत हिंदुओं के लिए है, और इसलिए मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग कर दी थी। और बेटा वैसे भी अंग्रेजों की शुरू से ही ये चाल रही थी कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति, जिसमें वह पूरी तरह से कामयाब रहे। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो विभाजन के साथ आजाद हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए त्रासदी थी। अब बात करते हैं हम विभाजन की प्रक्रिया कि विभाजन की प्रक्रिया का मतलब होता है बेटा, जब हम विभाजन करने जा रहे थे तो विभाजन करते समय भी हमारे सामने बहुत समस्याएं आ रही थी, जिसमें जो पहली समस्या थी वो थी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की। जैसा कि आप जानते हो कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था, और धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर हम देखें तो उस समय भारत में सिर्फ 2 ही क्षेत्र ऐसे थे, पंजाब और बंगाल, जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। अब पंजाब और बंगाल का अब हम विभाजन करने जा रहे हैं, लेकिन बंगाल जहां भारत के पूर्व की तरफ था, वहीं पंजाब पश्चिम की तरफ था। बेटा अब जब बंगाल का बंटवारा हो रहा है, उधर पंजाब का बंटवारा हो रहा है, लेकिन उनके बीच में भारत का एक विशाल क्षेत्र भी आ रहा था, तो अब हम उसको मिलाएं कैसे? तो ये बड़ी मुश्किल थी हमारे सामने। तब ये तय किया गया कि पाकिस्तान भी आजाद होगा, लेकिन 2 टुकड़ों के साथ, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब बेटा जो दूसरी समस्या आ रही थी वो थी कि सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थे। खास तौर पे जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था वह पाकिस्तान में जाने के से नाराज था, वो इसके खिलाफ था, वो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ था। और यहाँ के एक जो प्रमुख नेता थे जिनका नाम था बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान, वो इस सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे और वह इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, और जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को उन्हें फ्रंटियर गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेटा वे गांधी जी के सिद्धांतों में अटूट आस्था रखते थे। मुसलमान होते हुए भी वह पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाए जाने के खिलाफ थे, और यह वाला हिस्सा पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं माना। अब जो तीसरी समस्या आ रही थी बेटा वो थी पंजाब और बंगाल की समस्या। अब पंजाब और बंगाल की समस्या ये थी कि इनका विभाजन किया गया था धर्म के आधार पर। मुस्लिम बहुल संख्यक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक लोग भी तो रह रहे थे, तो अब ये कैसे तय किया जाएगा कि कितना हिस्सा पाकिस्तान में है और कितना हिस्सा हिंदुस्तान में है? रातों रात एक दीवार खड़ी करना तो
बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए यही विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ कि जिस दिन भारत को आजादी मिल रही थी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी लोगों को यह नहीं पता चल रहा था कि हम भारत में हैं या फिर हम पाकिस्तान में हैं। चौथी जो बेटा समस्या आ रही थी वो थी अल्पसंख्यकों की समस्या। पंजाब और बंगाल में जो अल्पसंख्यक लोग रह रहे थे उन्हें भारी चुनौती का सामना करना पड़ा था। जैसे देश विभाजन की बात सामने आई तो अल्पसंख्यकों पर हमले होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से सबसे भारी नुकसान इन्हीं अल्पसंख्यकों को उठाना पड़ रहा था। जो लोग वर्षों से रहते आ रहे थे, जिस जगह को अपना देश मानते थे, अपना घर बार मानते थे, वही चीज अब उनसे दूर होती चली जा रही थी। और ये जो विस्थापन हो रहा था, कुछ चंद मिनटों की उनको मोहलत मिली थी जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा था। अब बात करते हैं बेटा विभाजन के परिणाम की। अब विभाजन का सबसे पहला परिणाम क्या निकला? हिंसा, खून खराबा। उस समय विभाजन के समय जो खून खराबा हो रहा था, और खास तौर पे बेटा लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, ये तो सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। इस विभाजन के कारण 5 से 10 लाख लोगों को बेटा जो हिंसा हुई उसमें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब है विशाल जनसंख्या का स्थानांतरण। जैसे ही विभाजन हुआ तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब ये जो विस्थापन हो रहा था बेटा, कुछ लोग तो पैदल ही चलकर ये दूरियां तय कर रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे थे। जब वो लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे थे तो बेटा उनके रहने के लिए कोई उनके पास ठिकाना नहीं था, तो उन्हें अस्थायी ठिकानों की तलाश करनी पड़ी। उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा था। फिर था औरतों के साथ दुर्व्यवहार। अगर इस विभाजन की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा जो दुख और जो जुल्म सहे वो औरतों के द्वारा सहे गए थे। जब ये विभाजन हो रहा था तो अनेक औरतों को अगवा कर लिया गया था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। कई परिवारों में तो स्त्रियों की, बेटियों की, लड़कियों की इज्जत बचाने के नाम पर उन्हें जबरदस्ती खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया गया था। तो सबसे ज्यादा जो विभाजन का परिणाम भुगतना पड़ा था वो स्त्रियों को ही भुगतना पड़ा था। उसके बाद है सरकारी संपत्ति का बंटवारा, कि ये जो विभाजन हुआ इसमें सरकारी संपत्ति का भी बंटवारा किया गया था। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारियों तक का भी बंटवारा हुआ था। तो ये बंटवारा आप सोच सकते हो कि कितना हमारे लिए त्रासदी भरा होगा। इस बंटवारे पर बेटा बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, कहानियां लिखी जा चुकी है, उपन्यास लिखे जा चुके हैं। तो उनके जरिए भी आप देख सकते हो कि इस विभाजन का कितना बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ा था, और आज भी हम उस त्रासदी से बाहर अभी नहीं निकले हैं। ठीक है, आज भी ये विभाजन की यादें हमारे जहन में बसी हुई है। तो ये था बेटा आपके विभाजन का परिणाम। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि जैसे स्वतंत्र राष्ट्र हुआ तो हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, देश का विभाजन क्यों हुआ और देश के विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और बेटा एक जरूरी बात कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।